हेलो फ्रेंड्स, एवरीथिंग फॉर एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं तरुण दादीज आपका स्वागत करता हूं और मैं आपके लिए लेकर आया हूं सेट 2। सेट 1 में मैंने पैरा ओलंपिक के बारे में बताया, जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन आज से मैं आपके लिए एमसीक्यू बेस्ड प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाला हूं, जो कि अपकमिंग एग्जाम्स जो भी होंगे उनके लिए आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स। तो साथ के साथ फ्रेंड्स मैं ये कहना चाहूंगा कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम की रिजल्ट जैसे अनाउंस्ड होगा, सीबीटी 2 एग्जाम आ जाएगा और फिर ग्रुप डी की एग्जाम डेट्स भी अनाउंस हो ही जाएगी। और एसएससी जीडी जो है कि आपका नवंबर में होने वाला है। इसके साथ साथ राजस्थान पुलिस और ग्राम विकास अधिकारी ये न्यू वैकेंसीज निकली है। तो फ्रेंड्स जो भी इनके एमसीक्यू बेस्ड प्रिपरेशन होगी, उसके जो टॉपिक्स होंगे वो होंगे इंडिया जीके, करंट अफेयर्स, वर्ल्ड जीके, जनरल साइंस, कंप्यूटर और राजस्थान जीके। ये इन एग्जाम्स के अकॉर्डिंग मैं आपका प्रिपेयर करवाऊंगा और जो कि बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करवाऊंगा फ्रेंड्स। साथ के साथ मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि फ्रेंड्स इसके अलावा मैंने कुछ समय पहले विद्युत विभाग भर्ती की आपने देखा होगा सीरीज चलाई थी। ये सीरीज का ऑनलाइन पेपर तो मेरे पास अवेलेबल नहीं हुआ है, लेकिन मैंने ये देखा है कि आरपीएससी एसआई के मैं क्वेश्चंस देख रहा था। बहुत सारे फ्रेंड्स इन सेट्स में से उन उन आरपीएससी एसआई में क्वेश्चंस मिले हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि फ्रेंड्स जो भी प्रिपरेशन मैं आपको करवाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे। तो फ्रेंड्स वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू कवर मैक्सिमम सिलेबस इन ऑल द अपकमिंग सेट्स। जितने भी सेट्स आएंगे उसमें ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवर किया जाएगा। साथ के साथ फ्रेंड्स विद अवर हार्ड वर्क एवरीथिंग फॉर एग्जाम, थिंक दैट यू विल गेट मोर एंड मोर क्वेश्चन फ्रॉम हियर इन द एग्जाम। हमको लगता है कि आप इन सेट से आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में मिले और मिलेंगे, ऐसा लगता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय मिशन आदित्य L1 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इंडियन मिशन आदित्य L1 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन से चंद्रमा, मंगल, सूर्य, बृहस्पति। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है सूर्य। आप ऐसे भी जानते हो कि आदित्य जो है, आदित्य का जो पर्यायवाची है वो सूर्य का पर्यायवाची आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो आदित्य जो है वो सूर्य से रिलेटेड है, इस हिसाब से आप गेस कर सकते हो। और आदित्य L1 जो है वो भारत का मिशन होगा इसरो का, जो कि सूर्य के लिए होगा। आगे चलते हैं, इसके बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि इसरो क्या है। इसरो एक इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भी बोला जाता है। और ये भारत की फ्रेंड्स मतलब राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है, मतलब कि एक स्पेस एजेंसी है भारत की। और जिसकी संस्थापक थे विक्रम साराभाई। इसके संस्थापक जिन्होंने इसकी स्थापना की थी वो विक्रम साराभाई थे। और साथ के साथ जो इसका मेन हेडक्वार्टर है वो बैंगलोर में, ये भी आप याद रखें फ्रेंड्स। और इसकी स्थापना 1969 में हुई थी, ये भी आप याद रखें फ्रेंड्स। और इसके जो अध्यक्ष है एट प्रेजेंट वो है के सिवन। साथ के साथ फ्रेंड्स मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि इसरो के जो आगामी मिशन है वो कौन कौन से है। चंद्रयान 3 जो कि 2022 में होगा, चांद की सतह को छूने का एक और प्रयास होगा। फ्रेंड्स मैं आपको ये बता देता हूँ कि चंद्रयान जो था जो सफल हुआ था फर्स्ट मिशन, वो था 2008 में। इसके अलावा चंद्रयान 2 भी मिशन हुआ था फ्रेंड्स 2019 में, लेकिन ये असफल हुआ था। तो इसके असफल होने के बाद इसी के अपग्रेडेशन को चंद्रयान 3 के माध्यम से किया जाएगा, जो कि 2022 इसका टारगेट रखा गया है। इसके अलावा गगनयान जो कि भारत का पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम होगा, मतलब मानव को अंतरिक्ष में भेजने का ये एक मिशन होगा गगनयान। इसके अलावा शुक्रयान होगा, जो कि शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए है। मंगलयान जो कि मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन है फ्रेंड। इसके अलावा आप जानते हैं कि मंगल से एक मार्स मोम मिशन भी चला था, मार्स ऑर्बिटल मिशन, जो कि अराउंड 2014 में कंप्लीट हुआ था। ये भी आप याद रख सकते हैं। आदित्य L1 जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, ये सूर्य का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष मिशन है, जो कि 2022 में इसको लॉन्च करने की इसरो की तरफ से बोला गया है। इसके अलावा RISAT-IB जो कि एक नियोजित रिमोट सेंसिंग उपग्रह है। तो रिमोट सेंसिंग को और सुचारू बनाने के लिए मिशन लॉन्च किया जाएगा। निसार जो कि पहला ड्यूल बैंड रडार इमेजिंग उपग्रह है। तो फ्रेंड्स आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है चंद्रयान, गगनयान और इसके अलावा आदित्य L1, जो कि इनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। भारतीय संसद का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज द इंडियन पार्लियामेंट बीन कॉन्स्टिट्यूट? ऑप्शन है अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 79। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 79, जिसके अंतर्गत भारत का जो संसद है, जो संसद हमारी थी, उसका गठन इसी के अंतर्गत किया गया है फ्रेंड्स, आप याद रखें।
आगे चलते इसके बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि भारत की संसद क्या है फ्रेंड्स। तो भारत की संसद के लिए जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 79। इसके अलावा भारत की संसद के 3 भाग होते हैं फ्रेंड्स, याद रखें, मतलब 3 पार्ट होते हैं। और वो 3 पार्ट क्या क्या है? एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है, एक राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति राष्ट्रपति जो होता है वो सर्वोच्च होता है, जो कि संसद के सत्र को बुलाता है। और जो इसमें उच्च सदन होता है वो राज्यसभा होता है, निम्न सदन आपका लोकसभा होता है। लोकसभा के लिए जो आपका अनुच्छेद होता है फ्रेंड्स वो अनुच्छेद 81 होता है, और राज्यसभा के लिए जो अनुच्छेद होता है वो अनुच्छेद 80 होता है। ये भी याद है। निम्न सदन में फ्रेंड्स जो 8% सीट्स है वो 542 है, सॉरी 552। इसमें जो 530 है वो राज्यों के पास है, और लगभग 20 है वो यूटी है, और 2 आपकी एंग्लो इंडियंस है फ्रेंड्स, ये आप याद रखें। इसके अलावा 238 इसमें सदस्य होते हैं, और 12 जो है वो राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा के अंदर। ये आप याद रख सकते हैं फ्रेंड। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि संसद का संगठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है तो 79 है। राज्यसभा किसके अंतर्गत आती है? 80 के। और लोकसभा आती है 81 के अंदर, ये भी याद रखें फ्रेंड्स। और प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन जो होता है वो 82 अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। संसद के सदनों की अवधि होती है अनुच्छेद 83 में। संसद की सदस्यता की योग्यता है 84 में, और संसद के सत्रवासन विघटन है 85 में। और राष्ट्रपति को संसद को संबोधित करने संदेश देने का अधिकार है 86 में। इसके अलावा राष्ट्रपति का विशेष संबोधन है वो है 87 में। आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट याद रखना है फ्रेंड्स, संसद का गठन राज्यसभा 80 में, लोकसभा 81 में। इसके अलावा राष्ट्रपति का जो विशेष संबोधन होता है वो होता है 87 में। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, जो कि आपको याद रखने होंगे। आगे चलते हैं। भारत के योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा प्रस्तापित किया गया था। द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वॉज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग। ऑप्शन से 1 जनवरी 2016, 1 जनवरी 2017, 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2014। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स 1 जनवरी 2015 को हमारा नीति आयोग बनाया गया था, जो कि योजना आयोग को बदलकर बनाया गया था। इसके बारे में हम बात करते हैं फ्रेंड्स। अगर आपसे कभी पूछा जाए एग्जाम में कि नीति आयोग कब बनाया गया था, तो ये 1 जनवरी 2015 को बनाया गया था। इसको आप जरूर याद रखें फ्रेंड्स। इसका नाम पहले योजना आयोग हुआ करता था। योजना आयोग से इसका नाम किया गया फ्रेंड्स नीति आयोग। नीति आयोग की फुल फॉर्म थी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये आप जरूर याद रखें, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये एक गैर संवैधानिक निकाय है, जिसको भी आप जरूर याद रखें। और याद रहे फ्रेंड्स कि योजना आयोग की तरह इसका भी कोई वित्तीय आवंटन नहीं होता, इसका किसी भी प्रकार का कोई वित्तीय आवंटन नहीं किया जाता। ये योजनाओं पे काम करता है फ्रेंड्स। इसकी संरचना होती है, उसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष, एक सीईओ और पूर्णकालिक सदस्य होते हैं इसके अंदर। इसके अलावा पदेन सदस्य भी होता है, और शासी परिषद तथा विशेष आमंत्रित सदस्य भी शामिल होते हैं। आपको इन पर ज्यादा फोकस नहीं करना है फ्रेंड्स। आपको फोकस करना है कि इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। और 8% जो हमारे प्रधानमंत्री वो है नरेंद्र मोदी, तो इसके अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष की नियुक्ति भी कौन करता है फ्रेंड्स? प्रधानमंत्री करता है। इसके अलावा उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। इसके अलावा प्रथम उपाध्यक्ष जो थे वो अरविंद पानगड़िया थे, और प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर थे। तो याद है फ्रेंड्स 8% जो अध्यक्ष है वो नरेंद्र मोदी है, उपाध्यक्ष है डॉक्टर राजीव कुमार, और सीईओ है अमिताभ कांत। तो ये जरूर याद रखें फ्रेंड्स। नीति आयोग की फुल फॉर्म आप जरूर याद रखें फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। कभी कभी इसका एब्रीविएशन पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स। तो इसकी एब्रीविएशन यही है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये याद रखें फ्रेंड्स, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये जरूर याद रखें। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अपने समय के महान संगीतकार तानसेन फिल इन द ब्लैंक्स के दरबार में थे। तानसेन द ग्रेट कंपोजर ऑफ हिज टाइम वॉज इन द कोर्ट ऑफ क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन से अकबर, शाहजहां, बहादुर शाह, जहांगीर। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स अकबर। आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि तानसेन अकबर के दरबार में थे, और वो एक नवरत्नों में से एक थे। तो इनके बारे में हम बात करते हैं फ्रेंड्स, कि आप बहुत अच्छे से जानते होंगे अकबर के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे, जिनको नवरत्न कहा जाता था। इनमें से थे एक अबुल फजल। ये अकबरनामा और आईने अकबरी के लेखक थे। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि अकबरनामा और आईने अकबरी किसने लिखी है, तो वो अबुल फजल है। इसके अलावा फेजी, ये एक प्रसिद्ध कवि थे ये भी, और अबुल फजल के भाई थे, ये भी आप जरूर याद रखें। तानसेन अकबर के दरबार में एक प्रमुख संगीतकार थे। तो अगर आपको याद पूछा जाए कि अकबर के दरबार में कौन संगीतकार सबसे प्रमुख थे, तो वो तानसेन थे। बीरबल अकबर के दरबार में प्रमुख विदूषक की भूमिका निभाई थी, और इनका असली नाम महेश दास था। याद रहे फ्रेंड्स कि इनका असली नाम महेश दास था, और एक विदूषक के विद्वान के रूप में इन्होंने भूमिका निभाई थी।
इसके अलावा राजा टोडरमल, राजा टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री थे। अगर आपसे पूछा जाए कि अकबर के वित्त मंत्री कौन थे, वो थे टोडरमल। और राजा मानसिंह ये अकबर की सेना में एक सेनापति थे और अकबर के ससुर भारमल के पुत्र भी थे। इसके अलावा अब्दुल रहीमिन खान ए खाना, ये अकबर के शिक्षक और मुगल सेना के एक विश्वसनीय जनरल बेरम खान का पुत्र था। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि बेरम खान जो कि अकबर का एक सेनापति था मुगल सेना का, और उसके पुत्र थे अब्दुल रहीम खान ए खाना। फकीर अजीउद्दीन एक सूफी फकीर और अकबर के एक प्रमुख सलाहकार थे। इसके अलावा मुल्ला दो प्याजा जो कि बहुत फेमस थे, इनसे अकबर के लिए एक सलाहकार के रूप में काम किया था। तो कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि मुल्ला दो प्याजा आपको याद रखना चाहिए फ्रेंड्स। इसके अलावा साथ के साथ आपको राजा मानसिंह टोडरमल याद रखना चाहिए, बीरबल, तानसेन, फेजी और अब्दुल फजल को भी आपको याद रखना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते। आगे चलते फ्रेंड्स। अवनी लेखारा ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के लिए किस स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीता है? अवनी लेखारा has won the first gold medal for India at Tokyo Paralympics 2020 in which event? ऑप्शन से टेनिस, तीरंदाजी, बैडमिंटन, शूटिंग। तो सही इसका आंसर है फ्रेंड्स शूटिंग। अवनी लेखारा ने जो मेडल जीता है फ्रेंड्स, अवनी लेखारा ने वो मेडल जीता है शूटिंग के अंदर, ये आप जरूर याद रखें फ्रेंड्स। आओ हम बात करते हैं पैरालंपिक्स के मेडल्स के बारे में। तो टोटल मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि फ्रेंड्स की जो ये पैरालंपिक हुआ है इस बार का, ये टोक्यो जापान में हुआ है, जो कि 2020 का 2021 में हुआ है। इसके पहले 2016 जो था वो रियो डे जेनेरियो में हुआ था, ये भी आप याद रखें फ्रेंड्स। लेकिन हम बात करते हैं कि इस बार, पिछली बार यहाँ पर भारत ने ओनली 4 मेडल जीते थे, लेकिन इस बार भारत ने यहाँ पर 19 मेडल जीते हैं, जो कि भारत के लिए बहुत प्राउड की बात है। बात करते हैं इनके बारे में। अवनी लेखारा जिन्होंने गोल्ड जीता है फ्रेंड्स वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल में। इसके अलावा सुमित अंतिल ने जो है गोल्ड जीता है फ्रेंड्स F64 जेवलिन थ्रो में। प्रमोद फोगाट ने गोल्ड जीता है फ्रेंड्स बैडमिंटन में। इसके अलावा मनीष नरवाल ने गोल्ड जीता है फ्रेंड्स 50 मीटर एयर पिस्टल के अंदर। और कृष्णा नगर ने भी गोल्ड जीता है फ्रेंड्स, और बैडमिंटन मैन सिंगल्स में इन्होंने जीता है। तो फ्रेंड्स ये 5 तो आपको याद होना ही चाहिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमको पैरालंपिक में 5 गोल्ड मिले हैं। तो फ्रेंड्स याद रहे, अवनी लेखारा, सुमित अंटिल, प्रमोद फोगाट, मनीष नरवाल और कृष्णा नागर, जो कि जिनको 5 जनों को गोल्ड मिला है। इसके अलावा भवीना पटेल सिल्वर मिला है, सुहास यथराज को सिल्वर मिला है, प्रवीण कुमार को सिल्वर मिला है। इसके अलावा मरियप्पन थंग गेवलू को सिल्वर मिला है, ये भी आप याद रखें फ्रेंड्स। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ देवेंद्र झाझरिया, जो कि पिछली बार फ्रेंड्स, इनको पिछली बार गोल्ड था लेकिन इस बार इन्होंने सिल्वर जीता है, तो ये भी आप याद रखें जेवलिन थ्रो में। इसके अलावा ये राजस्थान से भी बिलोंग करते हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा डिस्क थ्रो में योगेश कठोरिया ने सिल्वर जीता है, निशात कुमार ने सिल्वर जीता है हाई जंप में, सिंहराज अदाना ने सिल्वर जीता है 50 मीटर एयर पिस्टल में, और सुंदर सिंह गुर्जर ने ब्रॉन्ज जीता है। इसके अलावा सिंहराज अदाना ने ब्रॉन्ज जीता है फ्रेंड्स। तो ये देखा होगा आप, सिंहराज अदाना, यहाँ पर इन्होंने सिल्वर भी जीता और एक ब्रॉन्ज भी जीता है। इसके अलावा शरद कुमार ने ब्रॉन्ज जीता है, अवनी लेखारा जिन्होंने ब्रॉन्ज भी जीता है, अवनी लेखारा, आप इनका नाम जरूर याद रखें फ्रेंड्स। अवनी लेखारा ने जिन्होंने गोल्ड जीता है 10 मीटर एयर राइफल के अंदर, और 50 मीटर राइफल में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है, तो इनका नाम आपको जरूर याद रखना चाहिए। और मेंस इंडिविजुअल रिकर्व में हरविंदर सिंह ने ब्रॉन्ज जीता है। इसके अलावा मनोज सरकार ने ब्रॉन्ज जीता है। तो फ्रेंड्स आप इनको जरूर रीड करें, रीड करने से आपको ये डेटा जरूर याद रहेगा। लेकिन अगर आपको मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बताऊं तो आपको अवनी लेखारा ही याद रखना है, जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। ला गणेशन ने किस भारतीय राज्य के 17वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली? ला गणेशन वॉज स्वर्न इन एज 17th गवर्नर ऑफ विच इंडियन स्टेट? ऑप्शन है असम, मणिपुर, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है मणिपुर। मणिपुर के मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स कि मणिपुर की जो पहले थी वो नजमा हेपतुल्ला थी, और नजमा हेपतुल्ला की जगह अब जो है ला गणेशन को बनाया गया है। फ्रेंड्स जरूर याद रखें कि अब जिनको बनाया गया है वो है ला गणेशन। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं आपको इंपॉर्टेंट गवर्नर्स आपके सारे कवर करता हूं। अभी जो रीशफल हुई थी कैबिनेट, उस समय ही गवर्नर भी चेंज किए गए थे, तो टोटल 8 गवर्नर सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पूरी रीड कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूं फ्रेंड्स कि जो आपको याद रखने हैं। आपको याद रखना है जो अभी रीशफल हुए फ्रेंड्स, आपको याद रखना है गोवा के PS श्रीधरन पिल्लाई, जो कि अभी ही चेंज किए गए हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा
आपको याद रखना है बंडारू दत्तात्रेय, जो कि हिमाचल प्रदेश के थे, अब हरियाणा के बना दिए गए हैं, ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स, आपसे पूछा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश के चेंज हो चुके हैं फ्रेंड्स, राजेंद्र विश्वनाथ अरलेंकर, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा झारखंड के श्री रमेश बैस, इनको भी नया बनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है थरवर चंद गेहलोत, कर्नाटक का, जिनको बनाया गया है। ये फ्रेंड्स पहले कैबिनेट मिनिस्टर भी थे, इसलिए आपको ये याद रखना है। इसके अलावा ये राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता भी थे फ्रेंड्स, ये राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता थे, इसलिए भी थवरचंद गहलोत इंपॉर्टेंट बनता है। इसके अलावा फ्रेंड्स मंगूभाई चंगूभाई पटेल, ये भी आनंदीबेन पटेल को अतिरिक्त प्रभार दिया हुआ था, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट बनता है फ्रेंड्स, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा मणिपुर के ला गणेशन, जिससे हमने क्वेश्चन पूछा है, ये भी आपको याद रखना है। मेघालय के फ्रेंड्स सत्यपाल मलिक, सत्यपाल मलिक को भी आपको याद रखना है। मिजोरम के है कंबुपति हरिभाऊ, ये भी अभी बने, इनको भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। और साथ के साथ मैं हमको यही बताना चाहूंगा कि फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट आपको जरूर याद रखना होगा फ्रेंड्स, राजस्थान का आप याद कर लीजिए फ्रेंड्स, कालराज मिश्र राजस्थान के गवर्नर है, कालराज मिश्र, जिससे आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो फ्रेंड्स आप ये जरूर याद रखिए जो इंपॉर्टेंट आपको बताए गए हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको कुछ बोलूँ तो जगदीप धनखड़ को आप याद रखिए, क्योंकि ममता बनर्जी के चलते ये हमेशा चर्चा में रहते हैं, तो आप इनको भी याद रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट गवर्नर्स थे जिनको मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, बाकी को आप रीड कर सकते हैं फ्रेंड्स एक बार। समय कम होने की वजह से हम आगे चल रहे हैं फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। कौन सा राज्य लोगों को मुक्त पानी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट वन इन द कंट्री टू गिव फ्री वाटर टू पीपल? ऑप्शन है कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, गोवा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है गोवा। गोवा वो पहला स्टेट है जो मुफ्त पानी देने वाला देश बना है, देश का पहला राज्य बना है फ्रेंड्स, आप जरूर याद रखें। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, तो आपको ये इस एड से देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये आपका गोवा का मैप देख सकते हैं आप। गोवा ऐसा पहला राज्य बना है जो 100% हर घर जल देने वाला है मुफ्त में, ये जल जीवन मिशन के अंतर्गत दिया जा रहा है फ्रेंड्स। इसके अलावा साथ के साथ आप इस इमेज को देख रहे हैं फ्रेंड्स, जो गोवा के सीएम है फ्रेंड्स, ये इनका नाम है प्रमोद सावंत। अगर आपसे पूछा जाए कि गोवा के सीएम कौन है, प्रमोद सावंत, और साथ के साथ गोवा की कैपिटल क्या है, तो वो है पणजी। ये भी आप जरूर याद रख के आगे आगे चलते हैं। वैसे गोवा के लिए मनोहर पारिकर जो थे वो भी बहुत ज्यादा फेमस थे, उनको भी आप याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स? तो ऑप्शन है सुरजीत सिंह देसवाल, वीके जोहरी, रजनीकांत मिश्रा, पंकज कुमार सिंह। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है पंकज कुमार सिंह। पंकज कुमार सिंह को नया बीएसएफ ऑफिसर बनाया गया है, बीएसएफ महानिदेशक बनाया गया है, तो ये आप जरूर याद रखें फ्रेंड्स, बीएसएफ के नए महानिदेशक है पंकज कुमार सिंह। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। वैसे आपको मैं फ्रेंड्स बता दूं कि ये टॉपिक आपको एसएससी जीडी के लिए जरूर याद करना चाहिए, वहां पर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। तो जो भारत की पैरामिलिट्री फोर्सेस है एसएससी जीडी में, जिनके लिए आपने फॉर्म भी भरा होगा, तो पैरामिलिट्री फोर्सेस कौन कौन सी, जिनके महानिदेशक कौन कौन है, उन पर हम बात करते हैं। तो सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, जिसके हैं पंकज कुमार सिंह, जिनको अभी ही बनाया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जो है कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जिसको बोला जाता है, उनके हैं एमए गणपति, ये आप याद रखें फ्रेंड्स। सीआरपीएफ है केंद्रीय रिजर्व सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसके हैं कुलदीप सिंह। साथ के साथ इंडियन तिब्बतन सीमा पुलिस जो है, इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, उसके संजय अरोरा। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के एम ए गणपति। तो एम ए गणपति दो के हैं, सीआईएसएफ साथ के साथ एनएसजी के, ये भी आप याद रखें फ्रेंड्स। एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, उनके हैं कुमार राजेश चंद्र, और साथ के साथ असम राइफल्स के हैं प्रदीप चंद्र नायर। तो फ्रेंड्स आप जरूर याद रखें इनको, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपसे बोलूँ तो पंकज कुमार सिंह है, जिनको अभी जस्ट चेंज किया गया है, और एसएससी जीडी के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे हो सकता है, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। जनरल साइंस से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। निम्न में से कौन सी तरंग सामान्य टीवी के रिमोट कंट्रोल द्वारा उपयोग में ली जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग वेव फॉर्म्स इज यूज्ड बाय द रिमोट कंट्रोल ऑफ नॉर्मल टीवी? ऑप्शन से सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त तरंगे, रेडियो तरंगे, पेराबैंगनी तरंगे। तो फ्रेंड्स का सही आंसर है अवरक्त तरंगे। आप जो भी रिमोट यूज करते हो, उसमें जो वेव्स होती है वो होती है इंफ्रारेड, ये आप जरूर याद रखें, इंफ्रारेड वेव्स को यूज किया जाता है जितनी भी सेंसर टेक्नोलॉजीज होती है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो सबसे ज्यादा सबसे पहले इधर देखिए आप, रेडियो वेव्स है यहाँ पर, ये रेडियो वेव्स का पार्ट है, ये है माइक्रोवेव्स, ये है इंफ्रारेड्स, इनको बोलते हैं विजिबल रेज। विजिबल रेज में आपके क्या होता है फ्रेंड्स, रेनबो कलर्स होते हैं फ्रेंड्स विजिबल रेज में। इसके अलावा आपकी यूवी है, अल्ट्रावायलेट रेज बोला जाता है, एक्सरे, और साथ के साथ गामा रेज।
तो फ्रेंड्स ध्यान दें कि हमेशा इधर की ओर बढ़ने पर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, और इधर की ओर बढ़ने पर फ्रेंड्स लेमड़ा बनता है, बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि आप जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी लेमड़ा के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है। तो साथ के साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख रहे हैं विजिबल लाइट्स लिखी हुई है, तो विजिबल लाइट कौन कौन सी होती है? विबग्योर। तो विबग्योर को विजिबल लाइट्स बोला जाता है। वॉयलेट, इंडाने, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो आप ध्यान से देखेंगे इसमें भी अगर इधर की ओर बढ़ेंगे तो फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, और इधर की ओर बढ़ेंगे तो आपका लेमड़ा कलर बढ़ेगा, मतलब तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा। तो साथ के साथ मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि किसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भेदन क्षमता सर्वाधिक किसकी होती है, तो वो होती है गामा किरणें। ये आप जरूर याद रखें कि भेदन क्षमता सर्वाधिक किसकी होती है? गामा किरणों की। साथ के साथ मैं आपको ये बताता हूँ कि रेडियो वेव्स आपकी ब्रॉडकास्टिंग में यूज की जाती है। जितना भी ब्रॉडकास्टिंग का जो वर्क्स होता है, वो टीवी और रेडियोस वगैरह जितना भी होता है, और माइक्रोवेव्स आपके मोबाइल वगैरह टेक्नोलॉजीज में यूज की जाती है फ्रेंड्स। इंफ्रारेड जो कि सूर्य की किरणें होती है, वो भी एक प्रकार से अवरक्त किरणें होती है। इसके अलावा आपके रिमोट, साथ के साथ आपके सेंसर, जितनी भी टेक्नोलॉजी उनमें इंफ्रारेड्स होती है। आपके रेनबो कलर्स होते हैं, वो सारी विजिबल रेज होती है। सूर्य से प्राप्त भी आपने देखा होगा अल्ट्रावायलेट रेज होती है, जिनसे हमारी ओजोन रक्षा करती है। ये भी आप याद रख सकते हैं। अंगों की आंतरिक जांच के लिए और कैंसर जैसी बहुत सारी बीमारियों के लिए भी एक्सरे यूज की जाती है, तो इसके लिए आप एक्सरे याद रख सकते हैं। और गामा रेस को आप सर्वाधिक भेदन क्षमता के लिए याद रख सकते हैं फ्रेंड। साथ के साथ रेड कलर को आप याद रख सकते हैं, क्योंकि आप देखते होंगे जब सूर्य ढलता है तो संध्या के समय जब सूर्य ढलता है तो लाल दिखाई देता है। वो लाल क्यों दिखाई देता है? क्योंकि लाल की तरंग दैर्ध्य फ्रेंड्स जो होती है वो मैक्सिमम होती है, इसलिए ये दिखाई देता है। साथ के साथ ध्यान देंगे कि तो वॉयलेट कलर जो सबसे अधिक फैलता है, क्यों? क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य कम होती है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। ये आप याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। चलते हैं आगे। निम्न में से कौन सा तना द्वारा प्राप्त सब्जी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेजिटेबल ऑब्टेन्ड बाय द स्टेम? ऑप्शन से गाजर, भिंडी, आलू, टमाटर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है आलू। आप बहुत अच्छे से जानते होंगे आलू जो है एक तना है, और ये तने से प्राप्त सब्जी है। आओ हम बात करते हैं इसके बारे में। देखिएगा फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा कि आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जड़ों से प्राप्त सब्जियां आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। गाजर है, मूली है, शलगम है, शकरकंद, इनको आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, और इनका शेप भी कुछ जड़ की तरह ही होता है। तो ध्यान दीजिए कि गाजर का जो साइंटिफिक नेम है वो डॉकस कैराटा है। इसके अलावा मूली का जो नाम है वो रेफिनस सेटाइवस है, और शलजम का जो नाम है वो ब्रेसिकर रापा है, और शकरकंद का नाम है आइपोमिया बटाटास। और ये चारों की चारों सब्जियां फ्रेंड्स ये जड़ों से प्राप्त की जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स स्तंभ, स्तंभ मतलब तना, तना से प्राप्त जो सब्जियां है आलू, अरबी, और दिखने में भी दोनों एक जैसी होती है फ्रेंड्स। तो आलू का जो नाम है वो है सोलिनम ट्यूबरोसस। इसके अलावा कोलोकेसिया एस्कुलेंटा जो है वो अरबी का नाम है फ्रेंड्स। साथ के साथ पर्ण, पर्ण मतलब जो आपकी एक प्रकार से पत्ती जो होती है उससे प्राप्त जो पालक, पालक एकदम पत्ती की तरह होता है, मेथी एकदम पत्ती की तरह होता है, बथुआ एकदम पत्ती की तरह होता है। तो ये सब पत्तियों से प्राप्त सब्जियां हैं। पालक को स्पाइनेसिया ओलेरिशिया बोला जाता है। मेथी को ट्राइगोनेला फोइनम ग्रीकम बोला जाता है। बथुआ को चिनोपोडियम एल्बम बोला जाता है। ये भी आप जरूर याद रखें। पुष्प क्रम यानी कि फूल से प्राप्त सब्जियां जो होती है वो फूल क्रम होती है। फूल गोभी में तो फूल लगा होता है, आप इजीली पता लगा सकते हैं। इसका नाम होता है ब्रेसिका ऑल सरेशिया, किस्म बोट्राइटिस। इसके अलावा फल से जो प्राप्त सब्जियां होती है, फल, टमाटर अगर आपसे पूछा जाए तो टमाटर एक प्रकार का फल है फ्रेंड्स। बैंगन एक प्रकार का फल है फ्रेंड्स। भिंडी एक प्रकार का फल है। ये फल के रूप में तोड़ी जाती है जब इनको उगाया जाता है। तो टमाटर का नाम है लाइकोपर्सिकोन एल्कुलेंटम। तो ये लाइकोपिन से भी नाम याद रख सकते हो फ्रेंड्स। सोलिनम मेलोंजिना जो बैंगन का नाम है। एबल मॉस्कम जो है एस्कुलेटेंस, ये है भिंडी का नाम। और इसके अलावा जो ग्वारफली है उसका नाम है साइमोप्सिन टेटागोनोलोबा। तो ये भी आप जरूर याद रखें फ्रेंड्स। फल, फल जो फ्रेंड्स होते हैं फल के रूप में प्राप्त किए जाते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फल फ्रूट्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? आम आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, मेंजीफेरा इंडिका, इंडिका के नाम से आप याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। केला जिसको म्यूजा पेराडिसियो का कहा जाता है। संतरा जिसको सिट्रस रेटिकुलेटा, सिट्रस आप जानते भी एक एसिड भी है। अमरूद जो कि सीडियम गुआजा, गुआजा के नाम से आप याद रख सकते हैं। पपीता, केरिया, पपाया, पपाया के नाम से आप पपीता का याद रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है जो फल के रूप में होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा मैंने आपको दिया है फ्रेंड्स, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। आगे चलते हैं। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। व्हाट इज द ब्लड प्रेशर ऑफ हेल्थी पर्सन?
120/80 mm, 90/60 mm, 140/90 mm, 1110/80 mm। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है 120/80 mm। इसके बारे में अपन बात करते हैं फ्रेंड्स, क्या होता है ये। आगे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि जो लेस देन 120 होता है उसको सिस्टोलिक कहा जाता है फ्रेंड्स। ध्यान दिया, पहला चीज तो आपको याद रखना है कि 120 को बोला जाता है सिस्टोलिक और 80 को बोला जाता है डायस्टोलिक। ये सबसे ज्यादा आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सिस्टोलिक किसको कहा जाता है और डायस्टोलिक किसको कहा जाता है। एलिवेटेड, जब भी ये एलिवेटेड होता है तो 120 से 129 तक होता है, और लेस देन ये 80 से होता है जब भी डायस्टोलिक होता है फ्रेंड्स। तो हाई ब्लड प्रेशर जब आपकी स्टेज 1 में होता है, हाई ब्लड जब प्रेशर जब आपका स्टेज 1 में होता है उसको हाइपर टेंशन कहा जाता है फ्रेंड्स। और ये हाइपर टेंशन जो कि स्टेज 1 पर होता है तब ये आपका लगभग 130 से 139 होता है, और ये 80 से 89 तक होता है फ्रेंड्स। और जब आपका हाइपर टेंशन स्टेज 2 पर होता है फ्रेंड्स तो ये 140 के वो होता है, और ये 90 और उससे ज़्यादा होता है फ्रेंड्स। इसके अलावा हाइपरटेंसिव क्राइसिस जो होता है, सीक इमरजेंसी केयर, मतलब इमीडिएट अगर आपको केयर चाहिए तो उसके लिए ये लगभग इसका जो पैरामीटर होता है वो 180 से वो होता है, और ये लगभग 120 से ज़्यादा होता है। तो फ्रेंड्स आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि सिस्टोलिक के लिए 120 होता है, डायस्टोलिक के लिए 80 होता है। साथ के साथ आप इसको याद रखिए कि फ्रेंड्स ब्लड प्रेशर को नापने के लिए जो यंत्र उपयोग में लाया जाता है वो है स्पैग्मोमैनोमीटर। ध्यान रहे, स्पैग्मोमैनोमीटर। तो साथ के साथ जो इसके अंदर जो भरा हुआ है फ्रेंड्स वो है मरकरी, जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये है पारा। साथ के साथ अब हम बात करते हैं कि जब आपका ब्लड प्रेशर अस्वस्थ स्तर तक पहुंच जाता है तो उसे हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कहा जाता है। आपकी रक्त धमनियों से रक्त के गुजरने के प्रवाह और ब्लड को पंप करने के लिए दिल द्वारा लगाई जा रही ताकत के आधार पर ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप के स्तर का निर्धारण किया जाता है। तो फ्रेंड्स याद है कि जो दिल द्वारा जो ताकत लगाई जा रही है ब्लड पर, उसको उस ब्लड प्रेशर को यानी कि रक्तचाप के स्तर को निर्धारित करते हैं, उसी पर आपका ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है। आप जरूर याद रखें फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है, विटामिन विच इज फाउंड इन द साइट्रस फ्रूट्स, ऑप्शन है विटामिन ए, बी, सी, डी। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे विटामिन सी। विटामिन सी जो कि खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे कि आपका नींबू हो गया, आंवला हो गया, इन सभी में क्या पाया जाता है फ्रेंड्स, विटामिन सी पाया जाता है। ये आप जरूर याद रखें। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। विटामिन ए, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है तो वो है रेटिनोल, और ये हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, मछली, लीवर, तेल, कलीजे आदि में पाया जा सकता है। और इससे जो रोग होता है विटामिन ए की कमी से, जो रोग होता है वो है रतौंधी। इसमें आंखों पर असर पड़ता है फ्रेंड्स। इसके अलावा जो फ्रेंड्स विटामिन बी है उसमें 3 टाइप होते हैं, B1, B2, B3। जो B1 होता है उसको उसका रासायनिक नाम है थाइमिन, और उससे रोग होता है बेरीबेरी। विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लेविन, और इससे होता है राइबोफ्लोविसिन, रोग होता है फ्रेंड्स। विटामिन B3 का नाम है नियासिन, और इससे पेलेग्रा रोग होता है। ये जरूर याद रखें फ्रेंड्स कि B1 से ये रोग होता है, B2 से ये रोग होता है, B3 से ये रोग होता है। तो इसमें जो प्रभाव होता है वो भूख में कमी होती है, कमजोरी, पेशियों की निष्क्रियता और सिर दर्द आदि इसमें देखे जाते हैं। साथ के साथ विटामिन सी जिसका नाम है रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल, जरूर याद रखें। विटामिन सी का रासायनिक केमिकल नाम है एस्कॉर्बिक, और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्कर्वी जो होता है मसूड़ों से खून आने लगता है, जो कि आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, और साथ ही साथ त्वचा पर भी लाल धब्बे चकते पड़ जाते हैं। विटामिन डी है जिसका नाम है कैल्सीफिरोल, और इसका जो बीमारी होती है इसकी कमी से वो है रिकेटस। रिकेटस जो आप ये बहुत जानते होंगे, ये दांतों की वृद्धि में बहुत ज्यादा रुकावट पैदा करती है फ्रेंड्स, ये भी आप याद रखें। विटामिन ए जिसका नाम है टेकोफिरोल, जिसकी कमी से रोग होते हैं बंदिता उपक्षय, यानी कि एक प्रकार से आप कह सकते हैं बांझ बनाना, एक औरत के अंदर बांझ बनाना, वो इसी की वजह से होता है फ्रेंड्स, आप जरूर याद रखें। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। विटामिन के जिसका नाम है फाइलोक्विनोन, जिसकी कमी से हेमरेज होता है। हेमरेज मतलब कि रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो फ्रेंड्स अगर इसकी विटामिन के की कमी आ जाती है तो उससे रक्त का थक्का नहीं जमता है। साथ के साथ फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ कि वसा के अंदर जो घुलनशील है वो है आपका ए, डी, ई, के। और अगर आपसे कभी पूछा जाए कि जल में घुलनशील कौन से हैं तो वो आपका है बी और सी। ये आप जरूर याद रखिए फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किस देश ने की है? विच कंट्री चेयर्ड द ब्रिक्स समिट 2021? ऑप्शन है चीन, रूस, भारत, दक्षिण अफ्रीका। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स भारत। इस बार जो 2021 की जिसने अध्यक्षता की है वो है भारत। आपने देखा भी होगा अभी
तो बात करते हैं इसके बारे में। ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसी का एक इमेज है फ्रेंड्स। ये 13 ब्रिक्स समिट थी फ्रेंड्स, आप ध्यान रखें। नरेंद्र मोदी ने, मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर पीएम नरेंद्र मोदी ने इसकी अध्यक्षता की थी, यानी कि भारत ने इसकी अध्यक्षता की थी। और साथ के साथ मैं आपको बताता हूँ कि ब्रिक्स के अंदर कितने देश आते हैं। ब्रिक्स के अंदर आप जानते हो कि बी से बनता है ब्राजील। ब्राजील आप देख सकते हैं, बोल्सोनारो। साथ के साथ आर से बनता है रशिया। रशिया से आप जानते हैं पुतिन। और आई से आता है इंडिया। इंडिया से नरेंद्र मोदी जी। और साथ के साथ सी से आता है आपका चाइना, जो जाई जिनपिंग। और साथ के साथ एस से आता है साउथ अफ्रीका, जो कि है सिरिल रामापोसा। तो फ्रेंड्स, एक बार मैं आपको यहाँ और बता देता हूँ कि ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत ने की है 2021 की। साथ के साथ ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो थे। साथ के साथ आप देख रहे हैं रूस के राष्ट्रपति वोल्दमोर पुतिन थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा वहां पर उपस्थित थे। साथ के साथ मैं आपको बताता हूँ कि इस मीटिंग के अंदर जो की पॉइंट्स थे वो क्या क्या थे। पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटीज थे पर चर्चा हुई। इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल टॉपिक्स पे चर्चा हुई। साथ के साथ कल्चर एंड पीपल टू पीपल इसके की पॉइंट्स थे इस कॉन्फ्रेंस के। साथ के साथ जो 2021 का होस्ट किया वो इंडिया ने किया है, और अपकमिंग जो 2022 में आने वाला है वो चाइना होस्ट करेगा। ये भी आप याद रखें, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे चलते फ्रेंड्स। स्वेज नहर जोड़ती है। स्वेज कैनल कनेक्ट्स काला सागर से लाल सागर, भूमध्य सागर से लाल सागर, काला सागर से भूमध्य सागर, अंध महासागर से प्रशांत महासागर। तो फ्रेंड्स, आप जानते होंगे बहुत अच्छे से भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ती है स्वेज नहर। इसके अलावा आप ये भी जानते हो कि स्वेज नहर चर्चा में रही थी इस समय कि जो एवर एवर गिवेन करके एक आपने जहाज देखा होगा फ्रेंड्स, जो कि माल जहाज था, माल जहाज। ये इस स्वेज नहर में जाके फंस गया था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ट्रैफिक जम हुआ था, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक को नुकसान हुआ था। इसलिए भी आप याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। राजस्थान जीके के बारे में हम बात करते हैं फ्रेंड्स। जो भी राजस्थान के एग्जाम्स हैं उनके लिए सपोर्टेबल होगी। तो निम्न में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ वाटर फोर्ट? ऑप्शन है रणथंबोर, नाहरगढ़, कुंभलगढ़, गागरण। तो आप बहुत अच्छे से इसका आंसर जानते होंगे फ्रेंड्स। गागरोन का किला, जो कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं फ्रेंड्स, झालावाड़ में आता है। और ये किला जो है कि पानी से घिरा हुआ एक किला है, जिसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं राजस्थान में जो भी दुर्ग है उनके बारे में हम बात करेंगे। बहुत सारे जो नगर और प्रासादों का निर्माण है वो पहाड़ियों में हुआ है, और शत्रुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे, जहाँ के राजा शुक्र नीति के अनुसार अपने दुर्गों का निर्माण करवाते थे। और शुक्र नीति में दुर्गों को 9 श्रेणियों का वर्णन किया गया है। तो फ्रेंड्स, कौन कौन से दुर्ग हुआ करते थे उनके बारे में बात करते हैं। एरन दुर्ग। एरन दुर्ग किसको कहा जाता है? जहां पर खाई, कांटों तथा कठोर पत्थरों से युक्त, जहां पहुंचना कठिन होता था, ऐसे दुर्गों को एरन दुर्ग कहा जाता है, जिसका एकमात्र एग्जाम्पल है रणथंबोर दुर्ग। अगर आपसे पूछा जाए रणथंबोर दुर्ग किस प्रकार का दुर्ग है तो वो है एरन दुर्ग। पारिक दुर्ग, जिसके चारों ओर खाई हो, जैसे लोहागढ़, भरतपुर दुर्ग। ये आपको अगर कभी पूछा जाए तो ये पारिक दुर्ग के उदाहरण है। पारिद दुर्ग, ईंट पत्थरों से निर्मित जो मजबूत परकोटा होता था, जैसे कि चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है फ्रेंड्स, वो एक पारिद दुर्ग है। इसके अलावा वन ओरन दुर्ग, जो कि चारों ओर वन से ढका हो, जैसे कि सिवाना का दुर्ग। याद रहे फ्रेंड्स, सिवाना का दुर्ग जो है वन ओरन दुर्ग कहलाता है, क्योंकि वो चारों ओर वन से ढका हुआ है। इसके अलावा जल ओदक, जो कि पानी से घिरा हुआ है, जैसे कि गागरोन का जो दुर्ग है, इस पर आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया है। गिरी दुर्ग एकांत में पहाड़ी पर हो तथा जल संचय प्रबंध हो, जैसे कि कुंभलगढ़ का दुर्ग। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि कुंभलगढ़ का दुर्ग किस प्रकार का दुर्ग है तो वो गिरी दुर्ग है। सैन्य दुर्ग, जिसकी व्यूह रचना चतुर्वीरों के होने से अभेद हो, ये दुर्ग माना जाता है। और इसके अलावा सहाय दुर्ग है, जो सदा साथ देने वाले बंधुजन, जिसमें साथ देने वाले बंधुजन होते हैं उसको सहाय दुर्ग, और सैन्य से संचालित जो होता है उसको सैन्य दुर्ग कहा जाता है फ्रेंड। ये जरूर याद रखें, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? वेयर इज द नेशनल सीड स्पाइस रिसर्च सेंटर लोकेटेड? ऑप्शन है अजमेर, कोटा, जयपुर, जोधपुर। उसका सही आंसर है फ्रेंड्स अजमेर। जो राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र है फ्रेंड्स, वो अजमेर में है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, और ये भी आरपीएससी एसआई में पूछा भी गया है। लेकिन साथ के साथ हम सारे अनुसंधान राजस्थान के कवर कर लेंगे आज ही। तो जो भेड़ एवं ऊन अनुसंधान है वो है अविकार नगर जिला टॉप। तो ये जरूर याद रखिए, ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछा जाता है कि केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान राजस्थान में कहाँ है? जिला टॉप में। साथ के साथ सूखा क्षेत्र अनुसंधान संस्था है जोधपुर में। सरसों अनुसंधान केंद्र है सेवर जिला भरतपुर में। ऊंट अनुसंधान जो है वो बीकानेर में। इसके बारे में पूछ लिया जा सकता है फ्रेंड्स कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जोहड़बीड़ बीकानेर में। सुदूर संवेदन केंद्र कहाँ है? जोधपुर में।
अखिल भारतीय खजूर अनुसंधान केंद्र है बीकानेर में। भारतीय मरु बागवानी जो अनुसंधान केंद्र है फ्रेंड्स, ये भी बीकानेर में है। इसके अलावा राजस्थान कृषि विपणन अनुसंधान संस्था है वो जयपुर में है। केंद्रीय पशुधन जन प्रजनन फॉर्म है वो सूरतगढ़ में है। राजस्थान राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्था अजमेर में है। राज्य शैक्षिक एवं अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर में है। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्था जयपुर में। ये भी आप याद रखें फ्रेंड्स कि राजस्थान का कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ पर है, जयपुर में है। और आप जानते हैं कि किसान आंदोलन चल रहा है, तो हो सकता है इससे भी पूछ लिया जाए। माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं सर्वेक्षण संस्था कहाँ है, उदयपुर में। और राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केंद्र कहाँ है, अजमेर में। ये आप जरूर याद रखें फ्रेंड्स कि यहाँ पर भी पूछा गया है और यहाँ पर भी पूछा गया है कि राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तबीजी अजमेर में। ये वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। अरबी फारसी शोध संस्थान है टोंक में। राजकीय शुगर फॉर्म है अलवर में। एमएसएमई विकास संस्था है जयपुर में। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो उदयपुर स्थित पश्चिम क्षेत्रीय केंद्र में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियर्स एंड टेक्नोलॉजी है सिपेट में। इसके अलावा केंद्रीय बकरी अनुसंधान, ये भी आप याद रखें फ्रेंड्स कि केंद्रीय भेड़ और बकरी अनुसंधान अविनिकार मालपुरा, जो कि यहाँ पर पूछा भी गया है। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसके बारे में भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसके अलावा बकरी विकास चारा उत्पादन जो है वो रामसर अजमेर में है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड है वो जोधपुर में है। राष्ट्रीय स्तर भेष प्रजनन केंद्र वल्लभनगर उदयपुर में है। भेड़ रोग का जो अनुसंधान प्रयोगशाला है वो जोधपुर में है और प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में है। इसके अलावा राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र बीकानेर में है। सूर्य वेधशाला उदयपुर में है। शुष्क वन अनुसंधान संस्था जो है वो जोधपुर में है। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जो इंपॉर्टेंट्स बताए गए उनको आप ज़्यादा याद रखें। जैसे कि केंद्रीय भेड़ अनुसंधान के बारे में पूछ लिया जाता है कभी कभी, साथ के साथ ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर के लिए भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, और सुदूर संवेदन संस्था के बारे में पूछ लिया जाता है कभी कभी। साथ के साथ कृषि अनुसंधान संस्था के बारे में पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय बीजीय मसाला केंद्र जो कि तबीजी अजमेर में, इसके लिए भी पूछ लिया जाता है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्था के बारे में पूछ लिया जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जो जितने भी आपको बताएं इनके बारे में ज्यादा पूछा जाता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। निम्न में से किस क्षेत्र में ढूंढाड़ी भाषा प्रधानता से बोली जाती है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ढूंढाड़ी लैंग्वेज इज प्रीडोमिनेंटली स्पोकन? ऑप्शन से उदयपुर, जयपुर, शेखावटी, सीकर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है जयपुर। ये जो भाषा है फ्रेंड्स ये जयपुर में बोली जाती है। इसका सही आंसर जयपुर है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं इसी के बारे में। राजस्थान में फ्रेंड्स ध्यान देंगे तो 4 उपशाखाएं बताई गई। भाषा की 4 उपशाखाएं होती है। एक है पश्चिमी राजस्थानी, जहां पर मारवाड़ी, मेवाड़ी और बागड़ी शेखावटी बोली जाती है। ये पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है फ्रेंड्स। और जो मध्य पूर्वी राजस्थानी उसमें ढूंढाड़ी हाड़ौती बोली जाती है। उत्तर पूर्वी जो है आपको उसमें मवाती अहिरवाटी बोली जाती है और दक्षिणी पूर्वी में मालवी निमाड़ी बोली जाती है। तो फ्रेंड्स आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि आपसे पूछा है कि ढूंढाड़ी कहाँ बोली जाती है, तो ये मध्य पूर्वी राजस्थानी की है। तो अगर आपसे ध्यान से देंगे तो मध्य में पूर्व क्षेत्र ये आता है फ्रेंड्स, आप ध्यान से देंगे तो ये मध्य पूर्व इलाका कुछ आपका यहीं पे कंप्लीट होता है फ्रेंड्स, जहां पर ढूंढाड़ी बोली जाती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स तो इसी में आपका ये जो जयपुर है वो भी यहीं पे कवर होता है फ्रेंड्स, मध्य पूर्व भारत में, सॉरी मध्य पूर्व राजस्थान में, तो जहां पर ढूंढाड़ी बोली जाती है। और हाड़ौती जो है फ्रेंड्स वो भी इसी से निकली हुई है। जो हाड़ौती आप जानते होंगे बूंदी, कोटा, बारा और झालावाड़ में बोली जाती है सबसे ज्यादा, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ में। तो ध्यान दीजिएगा ढूंढाड़ी क्या है फ्रेंड्स, इसके बारे में एक बार और बात करते हैं। ये उत्तरी जयपुर को छोड़कर शेष जयपुर, किशनगढ़, टोंक, लावा, अजमेर, मेरवाड़ के पूर्वी अंचलों में बोली जाने वाली भाषा ढूंढाड़ी कहलाती है। इस पर गुजराती, मारवाड़ी और ब्रजभाषा का प्रभाव समान रूप से मिलता है। ढूंढाड़ी में गद्य और पद्य दोनों में प्रचुर साहित्य रचा है। संत दादू एवं उनके शिष्यों ने इसी भाषा में रचनाएं की। इस बोली को जयपुरी या झाड़शाही भी कहते हैं। याद रखें फ्रेंड्स, इस बोली को जयपुरी और झाड़शाही कहते हैं। इस बोली के लिए प्राचीनतम उल्लेख 18वीं शताब्दी का 8 देश गुजरी पुस्तक में हुआ। ढूंढाड़ी की प्रमुख बोलियां फ्रेंड्स याद है तोरावटी, राजावटी, नागरचोल, किशनगढ़ी, अजमेर, कोटाड़ी, हाड़ौती। फ्रेंड्स याद रहे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ढूंढाड़ी की प्रमुख बोलियों में हाड़ौती भी आती है, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है और ये आप बहुत याद रखना क्योंकि ये 4 जिलों को कवर करती है। आगे चलते हैं। राजस्थान के किस निम्नलिखित जिले में कौन सा पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान डज नॉट शेयर बॉर्डर विद पाकिस्तान? ऑप्शन से जोधपुर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स जोधपुर, जो कि पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता। इसके बारे में हम बात करते हैं फ्रेंड्स। आप मैप देखिएगा, ये राजस्थान का मैप है और ये इधर आप ध्यान देख रहे हैं ये पाकिस्तान है। अगर आप तरीके से देखेंगे फ्रेंड्स तो जैसलमेर यहाँ से कवर कर रहा है, बीकानेर कवर कर रहा है और साथ के साथ आप देखेंगे गंगानगर कवर कर रहा है और नीचे इधर बाड़मेर कवर कर रहा है, जो कि
पाकिस्तान से ये कवर कर रहे हैं। इसके बारे में अपन बात भी करते हैं कि राजस्थान के 4 जिले जैसे कि जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और गंगानगर की सीमा जो है पाकिस्तान से लगती है। ये आप जरूर याद रखें फ्रेंड्स। पाकिस्तान की जो सीमा सर्वाधिक निकट एवं दूर क्रमश है वो है गंगानगर, बीकानेर। तो याद रहे कि जो सर्वाधिक निकट सीमा है फ्रेंड्स वो गंगानगर है, और जो दूर शहर है वो है बीकानेर। ये भी आप याद रखें। और जो राजस्थान की कुल सीमा पाकिस्तान से वो लगभग, जो राजस्थान की कुल सीमा है वो तो है 5,920, और जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान की है वो 1,070 किलोमीटर। साथ के साथ फ्रेंड्स मैं आपको बता दूंगा कि ये ध्यान दीजिएगा, ये इधर पंजाब आता है, इधर पाकिस्तान आता है। तो गंगानहर एक ऐसा जिला है जो कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सीमा दोनों से जुड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सीमा से जुड़ने वाला कौन है? गंगानगर। इस पे क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, आरपीएस सीएसआई में, तो जरूर याद रखें फ्रेंड्स इसको भी आप। आगे चलते हैं। जीयूआई का संक्षिप्त रूप क्या है? व्हाट इज द एब्रीविएशन फॉर जीयूआई? ऑप्शन से गेमिंग यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जनरल यूजर इंटरफेस, गाइडेंस यूजर इंटरफेस। तो उसका सही आंसर है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आप बहुत अच्छे से जानते होंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ग्राफिक और यूजर के बीच में एक कम्युनिकेशन इंटरफेस होता है फ्रेंड्स, जो कि आप जानते होंगे अच्छे से। आगे चलते फ्रेंड्स, तो सारे इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स। जैसा कि आप देखिएगा, टीसीपी के बारे में पूछ लिया जाता है कभी भी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। एफटीपी होता है आपका फाइन ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एसएमटीपी होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एचटीटीपी होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके अलावा फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, आप सबसे ज्यादा पूछ लिया जाता है, पीपी की फुल फॉर्म होती है पी टू पी प्रोटोकॉल्स, और पी टू पी होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल्स। आईपी होता है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसके बारे में भी पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट आपके कवर कर रहा हूं जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एमआईएम के बारे में पूछ लिया जाता है, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन इसको बोला जाता है फ्रेंड्स। इसके अलावा एल्गो के बारे में पूछ लिया जाता है, इसको एल्गोरिथम लैंग्वेज बोला जाता है फ्रेंड्स। एनएसआई होता है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। इसके अलावा एटीएम असिंक्रोनियस ट्रांसफर मोड बोला जाता है फ्रेंड्स इसको। बेसिक जो कि लैंग्वेज है, बिगनर ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, इसके बारे में पूछ लिया जाता है। बायोस के बारे में पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स कभी कभी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है इसका नाम। डीएनएस के बारे में पूछ लिया जाता है, डोमेन नेम सर्विस को बोला जाता है फ्रेंड्स। साथ के साथ यूआरएल का क्वेश्चन एनटीपीसी में आया था फ्रेंड्स, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आरआरबी एनटीपीसी में एब्रीविएशन से बहुत क्वेश्चन आए थे फ्रेंड्स, इसलिए ये क्वेश्चन डाला गया है। आस्की की फुल फॉर्म होती है फ्रेंड्स अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये भी आप याद रखें। और जीआईएफ होता है आपका ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, जो कि आपसे पूछा जा सकता है। आपने ईमेल जरूर यूज किया होगा फ्रेंड्स। ईमेल में बीसीसी होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और सीसी होता है आपका कार्बन कॉपी। सीडीए में आप जरूर याद रखें फ्रेंड्स, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। सीडी में आप सिम्स वगैरह देखते होंगे, जीएसएम, और सीडीए में सिम्स आती है। ग्लोबली जो यूज की जाती है उसको ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन बोला जाता है। पर्टिकुलर कोड के लिए यूज की जाती है उसको सीडीएम में बोला जाता है। आगे चलते फ्रेंड्स, जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आप याद रख सकते हैं। एचडीएमआई जो आप यूज करते हैं, हाई डेफिनेशन मल्टीपर्पज इंटरफेस इसको बोला जाता है फ्रेंड्स। साथ के साथ लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, और फीफो होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। एचडीडी जिसको हार्ड डिस्क ड्राइव बोला जाता है फ्रेंड्स, और एचडीडी भी होता है आपका हाई डेफिनेशन टेलीविजन। जेपीजी जो आपकी इमेज फॉर्मेट होता है, जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप इसको बोला जाता है। एलसीडी होता है आपका लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलईडी होता है लाइट इमिटिंग डायोड। साथ के साथ सीआरटी होता है आपका कैथोड रे ट्यूब, और एमईडीआई होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। साथ के साथ पीडी होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स। पीडीएफ होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। एसक्यूएल होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। यूएसबी होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। साथ के साथ याद रहे फ्रेंड्स, आपका वाईफाई होता है वायरलेस फिडेलिटी, इसके बारे में भी पूछ लिया जाता है। डीएसएल आपका होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, इसके बारे में पूछा जाता है। फेट होता है आपका फाइल एलोकेशन टेबल। साथ के साथ एमआईपीएस होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, और बी से बनता है बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ई से बनता है ट्रिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ आईएसडीएन जिसको बोला जाता है इंटरनेट इंटीग्रेटेड सर्वर्स डिजिटल नेटवर्क, और आईएएमएपी होता है आपका इंटरनेट मैसेज एसेस प्रोटोकॉल। और आईएसओ होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इसके बारे में भी पूछ लिया जाता है। मैक होता है आपका मीडिया एसेस कंट्रोल। तो फ्रेंड्स ये है आपके इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन जो कि आपसे एनटीपीसी और ग्रुप डी में जरूर पूछे जा सकते हैं, तो आप जरूर याद रख। हेलो फ्रेंड्स, मैं तरुण दारीच आपका स्वागत करता हूं। मैं सबसे पहले आपसे क्षमा मांगना चाहता हूं, क्योंकि बहुत समय बाद मैं अपनी वीडियो लेकर आ रहा हूं।
और इस बार मैं आपके लिए कुछ प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाला हूं कि जो कि कॉमन प्रिपरेशन होगी। हो सकता है आप भी इनमें कुछ कॉमन एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो शायद ये सेट्स आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होंगे। तो जिनका CBT 1 निकल जाएगा और जो CBT 2 के लिए जाएंगे उनके लिए भी ये सेट्स फायदेमंद होंगे। ग्रुप डी के लिए फायदेमंद होगा, साथ के साथ आप देख रहे हैं कि SSC GD के लिए फायदेमंद होगा, राजस्थान पुलिस के लिए फायदेमंद होगा, साथ के साथ ग्राम विकास अधिकारी एग्जाम जो आने वाला है उसके लिए फायदेमंद होगा। तो इस इन सभी एग्जाम्स के मैं कॉमन प्रिपरेशन आपको करवाऊंगा इस बार, और ये भी MCQ बेस्ड प्रिपरेशन होगी, जिसमें मैं आपका जो जनरल साइंस, कंप्यूटर, राजस्थान जीके, इंडिया जीके, करंट अफेयर्स और वर्ल्ड जीके टॉपिक्स को कवर करूंगा। और ये सभी टॉपिक्स जो आपके कवर होंगे, इनमें ये साथ के साथ आपको इतना एक्सप्लेनेशन और इतना कंटेंट दिया जाएगा कि वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स, जब तक आपके एग्जाम, जैसे मान लीजिए SSC GD नवंबर में आ गया, तो नवंबर तक जितने भी सेट्स बनेंगे उन सेट्स में मैं ज्यादा से ज्यादा कंटेंट और ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा, ताकि वो आपके लिए फायदेमंद होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि जैसे कि राजस्थान विद्युत विभाग की देख के आप देख सकते हैं कि राजस्थान विद्युत विभाग भर्ती की प्रिपरेशन हमारे द्वारा की गई थी, जिसमें मैंने मैक्सिमम सेट्स डाले थे। आप देख सकते हैं लाइन से कि बहुत सारे सेट्स मेरे द्वारा डाले गए थे, और ये सेट्स बहुत ज्यादा फायदेमंद भी हुए थे। वैसे एक बार बता दूं फ्रेंड्स कि राजस्थान विद्युत विभाग भर्ती का ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, तो पेपर तो मेरे पास नहीं आ पाया, लेकिन मैं आपको साथ के साथ ये कहता हूँ कि RPSC SI के मैंने बहुत सारे एग्जाम्स देखे, उसमें इन सेट से बहुत सारे क्वेश्चंस मिले हैं। तो इन चीजों का एनालिसिस मैंने किया है, और वो जो कमी रही है उस कमी को भी अब मैं आने वाले सेट्स में पूरा करूंगा। ये सेट्स आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे फ्रेंड्स। तो फिर से हम एक बार प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप हमारे जितने भी स्टूडेंट्स मुझसे जुड़े हुए हैं, प्लीज वापस से मुझसे जुड़े, मेरे मित्र, मेरे स्टूडेंट्स मुझसे एक बार फिर जुड़े। तो फ्रेंड्स, आपका एक बार और धन्यवाद। आप हमारी वीडियोस जरूर देखें। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, हम आपके लिए लाएंगे कंटिन्यू सेट्स लाएंगे। आज ये सेट 2 था, इसके बाद सेट 3 लेकर आऊंगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाऊंगा, और विद एक्सप्लेनेशन डेटा के साथ मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, एक्सप्लेन डेटा के साथ इसको लेके आऊंगा। तो फ्रेंड्स, आप हमारी वीडियोस को जरूर देखिए, और अगर थोड़ा सा देरी हो जाता है तो प्लीज आप नाराज न हो, क्योंकि शेड्यूल्स बहुत ज्यादा बिजी चल रहा है, लेकिन आपके लिए ज्यादा से ज्यादा और अच्छी से अच्छी वीडियोस में लेकर आऊंगा, ताकि वो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा यूजफुल हो। So friends, thank you for watching everything for exam, and please like, subscribe and share करना ना